हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम जो पिछले क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले क्लास में नेशनल इनकम अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2 को शुरू किए थे। अब यूनिट नंबर 2 में हम पढ़े थे नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो पिछले क्लास में हम यहाँ से शुरुआत किए थे। हम नेशनल इनकम क्या होता है वो पढ़े थे और उसके बाद हम पढ़े थे GDP8 MP के बारे में। अब ये GDP8 MP क्या होता है हम पढ़े थे। एक बार फटाफट से 2 मिनट में हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जी का मतलब क्या होता है? जी दो वैरायटी से चेंज हो सकता है, या तो ये ग्रॉस हो सकता है या तो ये नेट हो सकता है, हम बात किए थे। डी जो है ये भी दो वैरायटी का हो सकता है, या तो ये डोमेस्टिक हो सकता है या तो ये नेशनल हो सकता है। पी तो पी रहेगा, ठीक है। एमपी भी दो वैरायटी से चेंज होता है, या तो ये मार्केट प्राइस हो सकता है या तो ये फैक्टर कॉस्ट हो सकता है। बस यहां पर अगर तुम ये तीन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो नेशनल इनकम तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेशनल इनकम यूनिट नंबर 2 बीकॉम के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, उड़ीसा से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं उड़ीसा के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर इंडिया में तुम कहीं से भी बीकॉम कर रहे हो तो हर जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही सिलेबस दिया हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, यही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हर तरफ सिलेबस सेम है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, ये बात तुम्हें मालूम है। ऐप तो डाउनलोड करना ही है, ये बात भी मालूम है। मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें सारा कुछ PDF से लेकर हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ वहां पर करवाया जाएगा। वीडियोस से पढ़ना है सिर्फ, तो वीडियोस तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब में तुम वीडियो से पढ़ सकते हो आराम से। पूरा सीरीज अपलोड होगा, पूरा सिलेबस यूट्यूब में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है, वहां पर तुम्हारा मोबाइल नंबर में तुम मुझे व्हाट्सएप करना, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम ये तीन कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे और कंप्लीट करेंगे, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे वो था ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। हम डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिए थे। अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूं जिसका प्राइस है 5 लाख रुपए, एक साल के बाद ऑब्वियसली गाड़ी का वैल्यू कम हो जाएगा। रीजन क्या है कम होने का? नॉर्मल वेयर एंड टियर। नॉर्मली गाड़ी पुराना होगा तो उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है, हम अकाउंटिंग में पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी एसेट को अगर हम यूज करते हैं, कोई भी एसेट अगर बिजनेस में होता है तो वो धीरे धीरे करके उसका वैल्यू कम होता है, और वो जो वैल्यू कम होता है उसके वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब नेशनल इनकम में भी नेशन के पास कितना सारा एसेट है, अब इस एसेट का भी वैल्यू कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रॉस और नेट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमें ग्रॉस इनकम से नेट इनकम निकालना है, ग्रॉस से नेट जाना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। लेकिन अगर हमें नेट से ग्रॉस जाना है तो हम क्या करेंगे? इसका ऑपोजिट, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। बात समझ में आया? तो हम डेप्रिसिएशन को यूज कर सकते हैं ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस जाने के लिए। बात समझ रहे हो? तो जो हमारा GDP8 MP था, अगर हमें क्वेश्चन में GDP8 MP दिया गया है और बोला है एक काम करो तुम NDP8 MP निकालो, तो ये क्या होता है? NDP8 MP, देखो बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, डी सेम है, सेम है, पी सेम है, पी तो हमेशा ही सेम रहेगा, पी सेम है, एमपी सेम है, खाली पहला लेटर बदल गया। तो जी दिया था, एन आ गया। तो तुम बताओ, अगर ग्रॉस दिया है और नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर ग्रॉस दिया है और नेट में जाना है तो हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। अगर GDP8 MP मान लो 5 लाख करोड़ दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन हमें 1 लाख दिया हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, -1 लाख डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 4 लाख रुपए का क्या होने वाला है, एनडीपी एट एमपी होने वाला है। सर आप बोले थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, अरे नालायको ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं मैं। एनडीपी एट एमपी क्या होता है, ग्रॉस और नेट कहां पर यूज होता है, कब हम यूज करेंगे, कब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कब डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, ये मैं कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो हम करेंगे यूनिट के एंड में। मैं पहले पूरा थ्योरेटिकल कवर करवाऊंगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में खाली थ्योरेटिकल ही आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में दे देते हैं, उनके लिए मैं न्यूमेरिकल को भी कवर करवाऊंगा, लेकिन वो लास्ट के 4 वीडियोस में मैं कवर करवाऊंगा। लास्ट मतलब पूरे सीरीज के लास्ट नहीं, यूनिट 2 जहां पर खत्म होगा उसके बाद 4 वीडियोस में मैं पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल के पीछे अभी ध्यान मत दो, अभी कॉन्सेप्ट को समझो। ग्रॉस से नेट जाना है या नेट से ग्रॉस आना है, तो ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट वैल्यू निकल जाएगा, और नेट से ग्रॉस आना है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ग्रॉस टू नेट या नेट टू ग्रॉस, ठीक है। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, डोमेस्टिक और नेशनल। अब डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है समझना। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं हूं, सुंदर बनाऊंगा अपने आप को, ये मैं हूं नहीं, हालांकि मान लेते हैं हूं मैं, ठीक है। मेरा इनकम, मैं किसी स्कूल में टीचर हूं मान लेते हैं, और मुझे वहां पर इनकम मिल जाता है 50,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। मेरा एक यूएस में घर है सर, यूएस में घर है, हाँ। ये मेरे दादा परदादा यूएस में रहते थे, वो लोग क्या किए, मेरे लिए वहां पर एक घर छोड़ कर गए। मैं कभी यूएस नहीं जाता, मैं इंडिया में ही हूं, लेकिन यूएस में मेरा एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को मैं रेंट पर लगा दिया हूं यूएस में। प्रॉपर्टी ऑब्वियसली यूएस में, तो रेंट भी कहां लगेगा, यूएस में। और यहां से रेंट आता है मान लो 30,000 रुपीज पर मंथ। तो तुम बताओ मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, मेरा टोटल इनकम हो गया 80,000 रुपए, हो गया ना 80,000 रुपए। 50,000 रुपए तो मुझे इंडिया से मिला, इंडिया से मिला मतलब ये जो इनकम हुआ मेरा, मैं जॉब करता हूं, तो जॉब करता हूं, कहां पर जॉब करूंगा, अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो ऑब्वियसली इंडिया में ही जॉब करूंगा। इंडिया में रहता हूं तो इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इंडिया की कंपनी में काम कर रहा हूं, और वहां से मुझे सैलरी मिल रहा है। तो ये जो 50,000 है, ये मैं कहां से कमाया, इंडिया से। और ये जो 30,000 है, ये मैं कहां से कमाया, यूएस से। मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, 80,000 रुपए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक का एंड नेशनल का। डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम होता है जो हम इंडिया से कमाते हैं। तो इस केस में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा डोमेस्टिक इनकम क्या है, सर आपका डोमेस्टिक इनकम तो हो गया 50,000 रुपए। अगर मैं इसमें 30,000 रुपीज ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेशनल इनकम कौन सा इनकम होता है, नेशनल इनकम का मतलब टोटल इनकम, वो इनकम जो हम इंडिया से कमा रहे हैं, प्लस वो इनकम जो हम किसी और कंट्री से, इस वाले एग्जांपल में यूएस से, अगर मैं किसी और कंट्री से पैसा कमाऊंगा तो वो मेरा यहां पर ऐड हो जाएगा। तो जब मैं इंडिया का इनकम प्लस फॉरेन का इनकम दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में फर्क किसका है, फर्क है सिर्फ फॉरेन इनकम का। यहां पर खाली इंडिया का इनकम होता है, और यहां पर किसका इनकम होता है, इंडिया का भी इनकम होता है, और इंडिया का भी इनकम होता है और फॉरेन का भी इनकम होता है। बात समझ रहे हो। तो अगर मुझे डोमेस्टिक से फॉरेन या फिर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो सर सिंपली आप एक काम करो, फॉरेन वाला जो इनकम है उसको ऐड कर दो, हो जाएगा काम। यस।
अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालना है, मुझे नेशनल इनकम दिया है, मान लो मैं तुम्हें बता दूं मेरा 80,000 रुपए का इनकम दिया हुआ है, टोटल इनकम 80,000 है, ये दिया है, और मुझे बता दिया कि बाहर से तुम कमाए हो 30,000, क्या तुम इंडिया का इनकम निकाल सकते हो? कितना आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। टोटल इनकम 80,000 है, बाहर से कमाए 30,000, तो इंडिया से कितना कमाए होगे? 50,000। तो अगर मुझे, अब मैं आता हूं पूरे बुक के कॉन्सेप्ट, हो गया, मेरा एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं। अब क्या देखो, मान लेते हैं इंडिया का इनकम था मेरा 50,000, मानेंगे क्या? एग्जाम्पल लिए थे अभी, अभी तो एग्जाम्पल लिए थे। इंडिया का इनकम था मेरा 50,000 प्लस 30,000 था मेरा फॉरेन का इनकम, तो टोटल मेरा कितना आ गया? 80,000 रुपीज मेरा टोटल इनकम आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये इनकम मेरा कहां का इनकम है? दिस इज माय डोमेस्टिक इनकम, दिस इज माय नेशनल इनकम। बीच में किसको ऐड करूंगा मैं? बीच में मैं ऐड करूंगा NFIA। ये जो इनकम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब मैं आता हूं NFIA के कॉन्सेप्ट में। NFIA क्या होता है? NFIA, अगर बच्चों तुम नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में जरूर से लिख लेना, अगर कॉपी बना रहे हो, लिख रहे हो कुछ, तो NFIA के बारे में लिख लेना, वरना मेरे डिटेल नोट्स में ये होगा, प्लस मैं जो ऐप में अपलोड करूंगा वहां पर भी ये होगा। ठीक है, तो जो ऐप से पढ़ रहा है उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम नोट्स बना रहे हो खुद का तो ये जरूर से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो हम समझ गए, मतलब वो पैसा जो हमें किसी फॉरेन कंट्री से मिल रहा है। मेरे वाले एग्जांपल में मुझे कितना रुपए फॉरेन कंट्री से मिल रहा था? 30,000 रुपीज मुझे फॉरेन कंट्री से मिल रहा था। सर ये नेट क्या है? नेट का मतलब, अब सोच कर देखो, ये तो सिर्फ मेरा एग्जांपल था। इस दुनिया में 140 करोड़, इस दुनिया तो छोड़ो, इंडिया में 140 करोड़ जनता है। अगर मेरा घर यूएस में हो सकता है तो यूएस में भी तो कोई इंसान होगा जिसका घर इंडिया में हो सकता है ना? तो जैसे रेंट हमें मिल रहा है वैसे हम किसी को रेंट दे भी रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं? नेट अमाउंट लेते हैं, जितना मिला माइनस जितना दी। हमें जितना मिला, हमारे एग्जांपल में मुझे कितना मिला था? 30,000 मिला था बाहर कंट्री से। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसका घर इंडिया में है और वो रहता यूएस में, तो उसको हम रेंट देंगे, क्योंकि उसका घर इंडिया में। मान लो मैं उसके घर में रहता हूं, मेरा घर यूएस में था, मुझे रेंट मिल गया 30,000, मेरा सैलरी था 50,000, लेकिन इंडिया में मैं जिस घर में रहता हूं वो मेरा खुद का नहीं है, वो घर मैं रेंट पे लिया हूं। और वो घर किसका है? एक पाकिस्तान में एक आदमी रहता है, उसका घर है, तो मैं उसको रेंट दूंगा भी। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, मैं मतलब पैसा पे कर रहा हूं। मान लो मैं उसको 10,000 रुपए रेंट देता हूं, तो 30,000 माइनस 10,000, तो नेट में कितना गया? 20,000। नेट में कितना मिला? 20,000। मतलब मुझे मिला था 30,000 अब्रॉड से, मुझे अब्रॉड वाले को पे कितना करना पड़ गया? 10,000। तो मुझे नेट में मिला कितना? 20,000। इसीलिए हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेते हैं। अब जो ये पैसा मिला इसको हम बोलते हैं फीफा, FIFA। फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं लिखवाऊंगा अभी तुम्हें ये काम, ठीक है? पहले समझ लो, जो पैसा मिला उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो पैसा दिए उसको हम बोलते हैं फीटा, FITA। जो पैसा हम दिए उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो पैसा हम पे किए। बात समझ गए? पैसा मिला, पैसा पे किए, फीफा, फीटा।
तो हम NFIA का फॉर्मूला क्या समझेंगे? NFIA का फॉर्मूला होता है NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। NFIA का फुल फॉर्म क्या होगा? लिख लो, NFIA का फुल फॉर्म लिख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा का फुल फॉर्म क्या होगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड है, टू अब्रॉड है, ये पैसा मिला है और ये पैसा दिए है। बात समझ में आया? तो ये हमारा NFIA निकल जाएगा। अब मेरे हिसाब से मुझे भरोसा है तुम NFIA आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है, मतलब मुझे अगर सर क्या मुझे अगर बताओ, आगे भी बताओ, रुको बच्चों रुको। देखो अभी मैं क्या करता हूं, अगर मुझे नेशनल निकालना है और मुझे डोमेस्टिक दिया गया है तो मैं क्या करूंगा? सर आप एक काम करो, आप NFIA को ऐड कर लो। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं क्या करूंगा? प्लस NFIA। और अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस NFIA। NFIA का फॉर्मूला लिख दो सर, NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। क्लियर है बात? ये हो गया फीफा माइनस फीटा। तो NFIA को अगर हम ऐड कर देते हैं तो डोमेस्टिक से कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल में। और नेशनल में अगर NFIA को माइनस कर देते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे? डोमेस्टिक इनकम के अंदर पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट यहां पर तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम दो कॉन्सेप्ट पढ़े, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक। ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या तो प्लस या तो माइनस। और डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक करने के लिए NFIA का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है, चले नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट, और आज के लिए हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट में फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब समझना बात, मैं हूं ये सर, हर बार आप ही रहोगे? यस। अब की बार मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं। अब मैं कोई प्रोडक्ट बनाया, कॉस्ट आ गया, मान लो 1,00,000 रुपए। मैं कैमरा बनाता हूं या टीवी बनाता हूं, टीवी बनाया, कॉस्ट आया 1,00,000 रुपए। मेरा प्रॉफिट भी ऐड कर देता हूं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन था 20,000 रुपए। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1,20,000 रुपए हमारा कॉस्ट हो गया, क्योंकि 1,00,000 रुपए तो बाहर वाले का कॉस्ट हो गया, 10-20,000 रुपए मेरा खुद का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो 1,20,000 रुपए हमारा फैक्ट्री में बनाने का खर्चा हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट होता है इसको मार्केट में लेकर जाएंगे बेचने के लिए, तो इस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा, GST लग जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। बात समझ में आया? तो इस पर क्या लगेगा? टैक्स लग जाएगा। तब ये बनेगा मार्केट प्राइस, मतलब प्रोडक्ट बिकने लायक बनेगा। प्रोडक्ट कभी खरीदने गए हो, बहुत बार तुम्हें दुकान वाले 1,00,000 प्लस GST ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस बताते हैं, 1,20,000 प्लस GST। तो मैं जो टीवी बना रहा हूं उसका जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट को एक प्रकार से हम समझ सकते हैं हमारा जो टोटल बनाने का खर्चा प्लस ओनर का जो मार्जिन है, सबको मिलाकर इसका खर्चा आया बनाने का 1,20,000 रुपए।
प्लस इस पर क्या लग जाएगा, 18% का जीएसटी लग जाएगा। तो बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट को हम कितने रुपए में बेचेंगे? सर 1,20,000 का 18% कर लो और निकाल लो। मैं कर लेता हूं, 1,20,000 का 18%, 21,600 रुपए। तो मैं ऐड कर दूंगा 21,600 रुपए। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1,20,000 प्लस 21,600 रुपए, तो 1,41,600 रुपीज इसका प्राइस हो जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहा था तो गवर्नमेंट एक गरीब कल्याण योजना बना दिया। गरीब कल्याण योजना में बोला जो भी टीवी खरीदेगा उसको हम 10,000 रुपए का सब्सिडी देंगे। तो तुम बताओ क्या होगा, जीएसटी तो ऐड होगा लेकिन इस प्राइस से 10,000 रुपए का सब्सिडी माइनस हो जाएगा। तो कस्टमर को प्राइस कितने का पड़ेगा, 1,31,600। ये 10,000 किसका है, ये 10,000 गवर्नमेंट का सब्सिडी है टीवी खरीदने पर। बात समझ में आया? तो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फैक्ट्री में बनाने का खर्चा आया प्लस ओनर का जो मार्जिन है, सब कुछ को मिला देंगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री से मार्केट में बेचने के लिए बीच में गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। तो हम उस पर जीएसटी ऐड करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का बाई चांस सब्सिडी है तो, जनरली नहीं होता है लेकिन बाई चांस है तो, जैसे इस एग्जांपल में मैं ले लिया 10,000 रुपए, वो हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो क्या मैं तुम्हें ऐसा बोल सकता हूं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम दो चीज करते हैं। क्या क्या सर, पहला तो आप जीएसटी को ऐड कर दो। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट दिया है तो उस पर मैं क्या करूंगा, प्लस जीएसटी कर दूंगा। और अगर कोई सब्सिडी है तो माइनस क्या कर दूंगा, सब्सिडी कर दूंगा। तो इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस मिल जाएगा जिस प्रोडक्ट प्राइस पर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो मैं प्लस जीएसटी माइनस सब्सिडी करूंगा। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है तो ऑपोजिट करूंगा, जीएसटी माइनस कर दूंगा और प्लस कर दूंगा सब्सिडी। ठीक है, तो पहला केस में फैक्टर प्राइस टू मार्केट को प्राइस, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए जीएसटी ऐड करते हैं, सब्सिडी माइनस करते हैं, और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आने के लिए सब्सिडी को माइनस करते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं और जीएसटी को माइनस करते हैं। तो ये जो जीएसटी है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, एनआईटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर, इसको दोनों को मिलाकर बोलेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, सर इसको क्लियरली लिख दो। चलो अब फाइनली मैं क्लियरली लिख दे रहा हूं। अब मुझे लगता है समझ में तो आ गया है, अब मैं क्लियरली तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाएंगे तो प्लस एनआईटी। सर अभी आप कुछ और लिखे थे, रुको देखो, यहां से यहां जाओगे तो माइनस एनआईटी। और एनआईटी क्या होता है, एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैं पहले इसको लिखा था ऊपर, अब उसको रिप्लेस कर दिया एनआईटी से, तो प्लस एनआईटी माइनस एनआईटी, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, क्लियर है बात। तो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस एनआईटी और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आने के लिए माइनस एनआईटी। अब मुझे समराइज कर दो, आज क्या क्या पढ़े हम लोग। सर सबसे पहले पढ़े ग्रॉस टू नेट जाना है, नेट टू ग्रॉस जाना है। अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डिप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया सर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है तो हम करेंगे प्लस एनएफआईए, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हम करेंगे माइनस एनएफआईए।
NFIA निकालने का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो पैसा हमें मिला माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो पैसा हम दिए। तीसरा कॉन्सेप्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट आया हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस एनआईटी करेंगे और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आना है तो माइनस एनआईटी करेंगे। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स को जनरली हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पे आज का क्लास हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। याद रखना पूरा सीरीज हम अपलोड करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो पूरा सीरीज को स्टार्टिंग से सीरियली पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारा मन है तो तुम 1.5x पर भी पढ़ सकते हो, लेकिन 1.5x बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.25 में पढ़ो तो तुम्हें शायद बेटर लगेगा। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।